वीडियो है वो मैं बता दूं CUT PG पॉलिटिकल साइंस HUQP80 वाला जो फॉलो हुआ था पेपर कोड आपका। ये CUT जो PG है JNU जामिया JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए आपने फॉर्म फिल करा था MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ओवरव्यू में दे दूं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें आई थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका भी पेपर नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। इस बार जो सबसे ज़्यादा देखा गया, क्योंकि मैं अपना ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने पेपर देखा है, एसर्शन एंड रीज़न के जो क्वेश्चंस थे वो इस बार बहुत आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गांधी जी का स्टेटमेंट दे दिया, अंबेडकर का स्टेटमेंट दे दिया। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। आई थिंक डायलेक्टिकल मेथड में भी यही सेम चीज़ थी, बाकी डायलेक्टिकल मेथड में नहीं था आई थिंक। एजर्सन नीशन के क्वेश्चन लेकिन ज़्यादा थे। हाँ, अब मैं आपको बता दूँ एजर्सन नीशन में 156 आर्टिकल भी था, जो आपका पार्ट बी का क्या नाम है, कौन सा क्वेश्चन था, 26, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था पार्ट बी का, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन था आपका। अगर पूरे ऑल ओवर पेपर की बात करूं मैं, तो 26वां क्वेश्चन आपका जैसे 156 किससे संबंधित है, और क्या नाम है, जो विधेयक होता है यानी जो बिल होता है, तो क्या मतलब जो राज्यपाल होता है राज्य का, क्या वो प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है अपने विचार दिन के लिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें थीं, जबकि आर्टिकल 156 इससे रिलेटेड नहीं था। तो रीज़न तो उसमें शायद गलत ही होगा, क्योंकि 156 पदाविधि को लेकर था, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार बहुत आए, ठीक है। एजर्सन रीजन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखे गए, और एजर्सन रीजन में भी क्वेश्चन जो थे वो सेम ही लग रहे थे ज़्यादातर, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस बार जो थे थोड़े हार्ड थे। वो हार्ड क्यों थे? डायलेक्टिकल मेथड थे। डायलेक्टिकल मेथड जो था कंसेप्चुअल में ही मैं मानूंगा, डायलेक्टिकल मेथड जो था मार्क्स का वो थोड़ा सा हार्ड था, समझ में नहीं आ रहा था। और बाकी अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करूँ, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर बहुत अच्छे से आपने स्टडी करी है, IR में बहुत अच्छे से स्टडी कर रही है, तो बहुत अच्छा था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे इस बार। और बाकी 10 to 50 क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम से लेकर है, और मैं अभी आगे नीचे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कुछ पूछे थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस में लाइक कि कौन सा संगठन कब बना, कौन सा संगठन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कि ये सब टाइम पीरियड मेंशन था। यहाँ में अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बार फंडामेंटल राइट ज़्यादातर पूछे गए। फंडामेंटल राइट में जैसे आप लोगों को सीरीज़ में लगाना था कि कौन सा फंडामेंटल राइट पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी पहले आता है, या राइट टू क्या नाम है, इक्वेलिटी पहले आता है, या राइट टू क्या नाम है, फ्रीडम पहले आता है, या फिर आप लोग ये कह सकते हो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पहले आता है, या फिर जो है अल्पसंख्यकों के माइनॉरिटी राइट जो है वो पहले आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे थे फंडामेंटल राइट्स में, जिन्होंने पढ़े थे फंडामेंटल राइट, तो आपको सीरीज वाइज बताना था कि कौन सा राइट्स पहले आता है। DPSP भी इस बार पूछा गया, ये चीज़ ध्यान रखो। वहाँ पे DPSP आप लोग कहोगे ये तो था ही नहीं, ये क्वेश्चन भी था DPSP का। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे DPSP होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। अगर आप वहाँ पे देखो आर्टिकल 40 जो था गांधी जी से संबंधित था, क्योंकि आपको पता होगा पंचायतों गठन के बारे में गांधी जी का स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट गांधी जी का था पहले कि गठन होना चाहिए पंचायतों, तो इसे DPSP का आर्टिकल 40 में रखा गया। फिर यही क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा गया DPSP में कि क्या नाम है, जो हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं कि उन्हें सेव करने के लिए, उनके संरक्षण करने के लिए कौन सा आर्टिकल है। न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग कर देना, बिल्कुल सेपरेट होना, सेपरेट बॉडी की तरह देखना, वो कौन सा आर्टिकल में, तो आपको बता दूं आर्टिकल 50 था। तो इस तरीके से क्वेश्चन DPSP के थे। हालांकि आपको जो DPSP ये जो मैं बता रहा हूँ आर्टिकल, इसमें ये मैच करना था, आपको फॉलो करना था, मैचिंग करनी थी यहाँ पे कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित था, पंचायतों गठन से लेकर, आर्टिकल 50 जो था आपका किससे संबंधित था, वो यहाँ पे आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग होने से था, सेपरेटली बॉडी होनी चाहिए थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर क्या नाम है, जो क्या नाम है, एक और आर्टिकल है हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके, ये सारे आर्टिकल इनसे रिलेटेड थे DPSP के। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हुई होगी तो, ठीक है। बाकी गलती तो आई थिंक नहीं है, हम यहाँ पे मैं सही हूँ अगर आर्टिकल सही है, ठीक है। बाकी आप लोग चेकआउट कर लेना। पार्लियामेंट्री सिस्टम इस दौर अच्छे से मतलब पूछा गया। अगर पार्लियामेंट सिस्टम की मैं बात करूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल जो संयुक्त अधिवेशन होती है, जो मतलब ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको लोकसभा
अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो कौन अध्यक्षता करता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये भी पूछा गया है कि संसद में और क्या था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली, ठीक है। और भी हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मुझे अभी संयुक्त अधिवेशन वाला ज़्यादा ध्यान आ रहा है पार्लियामेंट्री में, ठीक है। पार्लियामेंट्री में बहुत सी चीज़ें थी, वैसे आए थे, मतलब 2 से 3 हम मान सकते हैं क्वेश्चंस अगर आए होंगे इसके फंडामेंटल राइट्स के। लेकिन एक तो मैचिंग वाला भी था, यानी 2 क्वेश्चन तो फंडामेंटल राइट के ऊपर थे, 2 या 3 ही होंगे, ठीक है। वेस्टर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करूँ तो इसमें वेस्टर्न में अगर मैं बात करूँ और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पाश्चात्य और भारतीय दोनों जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनमें जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे। फॉर एग्जांपल डायलेक्टिकल मेथड, क्योंकि मार्क्स जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। प्लेटो के बारे में पूछा था कि प्लेटो का क्या चीज़ें हैं, प्लेटो ने क्या चीज़ बोली थी। फॉर एग्जांपल जैसे राज्य की शक्ति का विस्तार कैसे होगा, ये सारी चीज़ें थी। सद्गुण की बात करी, वर्च्यू की बात करी थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है। तो ये सारी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से थे। लेकिन अगर मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करूँ, आईपीटी की बात करूँ, आईपीटी में गांधी जी के बारे में पूछा कि एक स्टेटमेंट दे दिया कि गांधी जी जो हैं एसर्शन रीजन में थे। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ, एसर्शन रीजन में पूछा था कि जो गांधी जी हैं वो पंचायतों के समर्थन में थे, इसी तरीके से क्वेश्चन था। और जो अम्बेडकर थे उन्होंने पंचायतों के बारे में, पंचायतों के खिलाफ थे, मतलब उनका जो स्टेटमेंट था अम्बेडकर का वो पंचायतों के लिए खिलाफ था। और ये क्यों दिया था, उनका कहना था अगर पंचायत होगी, त्रिस्तरीय सरकार होगी, तो दोबारा से हो सकता है कास्टिज्म दोबारा से वापस आ जाए। तो ये उनका स्टेटमेंट था अम्बेडकर जी का। बाकी बहुत से थिंकर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का भी आया था इस बार। आई थिंक मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का लगता है कि नहीं आना चाहिए था स्टेटमेंट, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो हमारे जो सिलेबस है CUT PG का, वो सिलेबस में नहीं था। तो इन्होंने क्यों दिया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यार एक तो पॉलिटिकल साइंस वैसे ही बहुत बड़ी स्टडी हो जाती है। आप वेस्टर्न भी पढ़ लो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा रटना पड़ता है, जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग IR पढ़ते हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ लो, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सी चीज़ें पढ़ लो, ग्लोबल जस्टिस पढ़ लो, और इतनी चीज़ें हो जाती हैं। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन था वो मुझे आउट ऑफ सिलेबस लगा। बाकी आपको क्या लगा वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर मैं IR में यहाँ पे IR और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दोनों के साथ में बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोनों के साथ में लेके बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल अगर मैं रिलेशन में बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे UN की स्थापना जो थी, क्योंकि उसमें भी यहाँ पे एक सीक्वेंस में लगाना था कि UN की स्थापना कब हुई। मतलब अब वहाँ पे ये नहीं पूछा कि UN की स्थापना कब हुई, एक सेपरेट क्वेश्चन नहीं था, वहाँ पे सीरीज वाइज लगाना था कि स्थापना कब कब किसकी हुई। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे दे दिया सार्क, एशियन UN, और आपके सार्क था, यूनियन था, और EU भी था, यूरोपियन यूनियन भी था, और यहाँ पे नेम करके भी था आपका, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे हम कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इन्हें हम सीक्वेंस वाइज में लगाना था, सीरीज वाइज में लगाना था कि इनकी स्थापना कब हुई थी। जैसे UN की स्थापना अगर हम बात करें 1945 में हुई थी, अगर नेम की मिल जाती है तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई वैसा नहीं था चीज़। यूरोपियन यूनियन जैसे 1992 में स्थापना हुई, ठीक है, ऑफिशियल 1992 में ही हुई थी। बाकी आप लोग अनऑफिशियल की बात करो कि जो स्टार्टिंग हुई थी वो तो बहुत पहले से चलती आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझा नहीं सकता कि बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो थिंकर्स थे IR में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये भी चीज़ थी, जो महासभा है या फिर जो महासभा हो गई या UNSC हो गई, ये क्या मेंबर्स जो हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट जो होती है हमारी उसको चुनते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी एक और आया था, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे स्थापित है। और जो मैंने आपको कहा ना फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल बेसिस पे यही सब क्वेश्चन थे। जैसे क्या नाम है इंटरनेशनल, क्या नाम है आपका, वो कहाँ पर है, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है, जैसे हैग में है, ठीक है, अगर मैं सही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग यार नेट पर चेकआउट करते रहो, ठीक है। बाकी जो भी है तो फैक्चुअल क्वेश्चन में ये भी चीज़ थी कि जो आपका जो सार्क की यूनिवर्सिटी है, जो सार्क यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे स्थापित करी गई, ठीक है। आपको सार्क जो थी वो 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करी कि कहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, क्योंकि ये आठों की आठ जो हमारी सार्क के अंदर हैं वो सभी एक साथ थी, ठीक है। तो ये फैक्चुअल एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, अगर हुई भी होगी तो ये देखो डिपेंड करता है, ठीक है। हर इंसान का अलग अलग है कि उसने कितनी पढ़ाई करी है। अब यह थिंकर में बात करूँ तो अगर इंटरनेशनल थिंकर में जो इस बार थे, ज़्यादा थिंकर तो नहीं थे, लेकिन जो IR थी वो थोड़ी इस बार हार्ड थी।
ये रियलिटी है, मैंने खुद देखा। अगर पेपर की मैं बात करूँ, जो IR थी वो इस बार हार्ड है, ठीक है। अब बाकी मुझे नहीं पता कि आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस तरीके से रहा। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए ये आसान हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि आसान ही होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को टाइम नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट्स के तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी अभी चल रहे हैं या अभी उनके समाप्त हुए थे। जैसे मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैं बात करूँ तो 26 मई को बच्चों के पेपर एंड हुए हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और इस बार अब एक और लास्ट पॉइंट में मैं बात कर लेता हूँ कि ओवरऑल पेपर क्या रहा। तो ओवरऑल अगर आप पूछोगे मेरे से, तो ओवरऑल में यहाँ पे ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का अगेंस्ट मैं ये नहीं कह सकता पूरा पेपर हार्ड था। हाँ, आपका जो था मॉडरेट पेपर था, मीडियम पेपर था, इजी भी नहीं था, ठीक है। इजी तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजन ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन में थे कि आपको समझ में नहीं आएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो बहुत हार्ड थे। इलेक्ट्रिकल मेथड हो गया, आपका IR में जो थे बहुत सी चीज़ें थी, प्लेटो वाला था। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाना भूल गया, बुक के नेम पूछा था। मैकियावली जो थे हमारे जो थिंकर हैं, वेस्टर्न से रिलेटेड हैं, तो मैकियावली की पुस्तक कौन सी है। वहाँ पे 4 पुस्तकें दे रखी थी अलग अलग की, जैसे टेलरेशन ऑन एसे वगैरह वगैरह पुस्तक दे रखी थी। कुछ जॉन लॉक की पुस्तकें थी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना था कि मैकियावली की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ आपको चूज़ करना था। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि क्या अंदाज़ा रह सकता है, कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ देखो, कोई कुछ नहीं बता सकता कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि डिपेंड करता है कितने बच्चों ने पेपर सही करा होगा। दूसरी चीज़, कट ऑफ थोड़ी, दूसरा रीज़न कट ऑफ में ये भी है, क्या नाम है, दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस बार बच्चों को टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने का। पिछली बार JNU की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से 75 या 80 की कट ऑफ रही थी। अगर मैं, आप लोग चेकआउट कर लेना, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा इतना, ठीक है, चेकआउट कर लेना। अगर नहीं मिलती तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भेज दूँगा JNU की। तो 75 to 80 कट ऑफ लास्ट ईयर रही है। लेकिन जो है हम मान सकते हैं इस साल थोड़ी सी कट ऑफ या तो बढ़ेगी, या हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ बढ़ेगी। पहला रीज़न ये है, लास्ट ईयर बच्चों पे एक बेनिफिट था कि उनका पेपर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने बाद पेपर कंडक्ट हुए हैं। सितंबर में आई थिंक उनके पेपर कंडक्ट हुए थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम क्लैश हुए हैं, बच्चे एब्सेंट हुए हैं। अभी मैं एब्सेंट के ऊपर भी बात करूँगा। बच्चों के यहाँ पे ये सबसे बड़ा रीज़न था कि टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने का, ठीक है। क्योंकि आपका जो मैं बात बताऊँ कि पॉलिटिकल साइंस यार ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यार पॉलिटिकल साइंस। अगर आप IR की बात करो, कितने थिंकर हैं, बहुत थिंकर हैं। मॉडर्न, अगर मैं मॉडर्न की बात करूँ, उसमें बहुत थिंकर आए थे। वेस्टर्न में बहुत थिंकर हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत थिंकर्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत एक तरीके से सिलेबस बहुत हार्ड है, मतलब बहुत बड़ा है सिलेबस, हार्ड तो नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसे कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो बच्चों पे तो टाइम था नहीं इस बार, उनके अपने यूनिवर्सिटी के खुद के एग्ज़ाम चल रहे थे। खैर, यहाँ पे एक और रीज़न मैं बता दूँ, एब्सेंट का इस बार रीज़न काफ़ी रहा है। काफ़ी बच्चे, बाकी आप लोग अपने आसपास जहाँ पे भी बैठे थे, आप लोग अपने आसपास देख लो कि कितने बच्चे वहाँ पर आए थे। अगर मैं बात करूँ एब्सेंट जो इस बार था, क्योंकि यार ये मेरे ख्याल से ये डेटा होना चाहिए, UGC के जो चेयरपर्सन है उन्हें रिलीज़ करना चाहिए कि हर शिफ्ट में कितने बच्चे बैठ रहे हैं। ये UG में मेन रीज़न क्या है एब्सेंट का, यहाँ पे काफ़ी बच्चों के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं। एब्सेंट इस बार थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब अगर मैं मानूँ 60 to 70% बच्चों ने मेरे ख्याल से एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे एब्सेंट भी थे। 60 to 70% बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होंगे। बाकी आप लोग, ये आंकड़ा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप लोग जो है क्या करो, अपने आप को देखो, अपने आसपास जहाँ पे भी आप बैठे थे, कितना लग रहा है कि आपको कितने बच्चे वहाँ पे बैठे थे, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके बच्चे वहाँ पे फुल कैपेसिटी में थे तो भाई हाँ, बात तो फिर सही है, लेकिन काफ़ी बच्चे मुझे एब्सेंट लगे थे, इस वजह से मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यही चीज़ थी। कट ऑफ ओवरऑल देखो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है या बहुत लो जाने वाली है। कट ऑफ थोड़ी सी मेरे ख्याल से या तो कम रहेगी या बढ़ेगी तो नहीं। अगर बढ़ती है तो थोड़ी सी बढ़ सकती है, ज़्यादा तो नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ना, ये मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कैसे बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।